प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब का दौरा आज। बाढ़ग्रस्त गुरदासपुर क्षेत्र का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। बाढ़ पीड़ितों के लिए बने शिविरों की भी करेंगे समीक्षा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कल वोटिंग, शाम तक नतीजे होंगे घोषित। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते हो रहा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट दावे आपत्ति की डेडलाइन को बढ़ाने से किया था इनकार। उत्तराखंड की तबाही का जायजा में आज पहुंचेगी केंद्र की टीम। प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का करेगी आकलन। चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर वेरिफिकेशन करेगा। 10 सितंबर को दिल्ली में मीटिंग। साल के आखिर में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राजस्थान के 8 जिलों में स्कूल बंद। पंजाब के 2000 गांवों में 296.4 mm ज्यादा बारिश। हिमाचल में 824 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बार फिर से आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं सुनाएंगे। देश को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। ये सफलता तब प्राप्त की है जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी की गारंटी मिली। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया जब संपन्न हुई, तब ये परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। मैं यहां पर जब चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा इसी सभागार में हम लोगों ने इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की 1354 स्टाफ नर्स की भर्ती भी सफलतापूर्वक संपन्न की थी। स्वास्थ्य विभाग के 7182 एएनएम भी सफलतापूर्वक भर्ती करके उन्हें नियुक्ति पत्र यहीं पे वितरित किया था। 1102 स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की भी भर्ती की प्रक्रिया करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य भी किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के 278 जो एसोसिएट प्रोफेसर्स थे, उनकी भी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया। और उत्तर प्रदेश के जो हमारे बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान हैं, उनके लिए 2142 स्टाफ नर्स की भी भर्ती की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अकेले एक विभाग के स्तर पर इतनी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिन्हें नियुक्ति पत्र देकर के आज वे उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 17, जनपद हैं 75, आबादी उस समय 20 करोड़, आज वो 25 करोड़ के आसपास, लेकिन मेडिकल कॉलेज 17 थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर के देखेंगे तो जो पहले 40 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसको बनने में 100 साल से ज्यादा लगे थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ा करके 80 से ऊपर हम पहुंचाने में सफल हुए हैं। और आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज या उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। मेडिकल कॉलेज बनेगा तो केवल मेडिकल कॉलेज एडमिशन ही नहीं होते हैं, उसमें मेडिकल के प्रोफेसर भी, एसोसिएट प्रोफेसर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, उसमें अन्य क्लरिकल स्टाफ भी, उसमें स्टाफ नर्स भी, फार्मासिस्ट भी, टेक्नीशियंस भी, इन सब की भी भर्ती होती है। इस सभी भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके उन सबको भी नौकरी दी गई। वह भी उसके साथ उन्हें वहां पर हर एक मेडिकल कॉलेजेस में बड़े पैमाने पे ये सभी पद देने के साथ वहां भर्ती की प्रक्रिया को भी उसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। परिणाम है कि आज जनपद स्तर पर लोगों को सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हुई। पहले आपको किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते थे तो हॉस्पिटल बंद मिलता था, दवा नहीं मिलती थी, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है।
अगर दवा और डॉक्टर उपलब्ध है तो बिजली नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। आज उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन के माध्यम से दवाइयां भी उपलब्ध हो रही हैं, तो 5,34,00,000 से अधिक परिवारों को, यानी अगर एक परिवार में 5 लोग भी होंगे ना, तब भी आप अनुमान कर लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या से लाभान्वित हो रही है। यह आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो रही है। लगभग 80 लाख से ऊपर लोगों ने आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ अब तक लिया है, जिसके लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के किया है उन गरीबों की बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए। अभी हाल ही में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा की घोषणा की है। आप अनुमान करिए कि 11 लाख शिक्षक यानी 11 लाख परिवार, सीधे सीधे 55 लाख लोग सीधे सीधे इस सुविधा से लाभान्वित होने वाले हैं। यानी आज सरकार के पास क्षमता है तो सरकार ये सुविधा उनको उपलब्ध करवा रही है, और वह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। पहले इक्के दुक्के हॉस्पिटल में, लखनऊ में या बीएचयू वगैरह में छोड़ दिया जाए तो बाकी कहां आईसीयू कहीं भी नहीं था, ब्लड बैंक नहीं मिल पाता था, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर नहीं मिल पाता था, सीटी और एमआरआई तो बहुत दूर की बात है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे हर जनपद में ब्लड बैंक है, हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है। हम लोग जब 17 में आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर 2/3 से अधिक जनपद ऐसे थे जहां पर एक भी आईसीयू के बेड नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह आप जाएंगे, आपको वहां पे आईसीयू के बेड भी मिलेंगे, मिनी आईसीयू भी मिलेंगे, डिजिटल एक्सरे की सुविधा मिलेगी, ब्लड बैंक भी मिलेगा। किसी भी प्रकार की वायरस जनित, विषाणु जनित बीमारी में जिसमें प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, तो ब्लड सेपरेटर यूनिट या इस प्रकार की सुविधा भी वहां लोगों को, एक सामान्य गरीब से गरीब पेशेंट को प्राप्त होता है। डायलिसिस की सुविधा सभी 75 जनपदों में फ्री में सुविधा, हर गरीब के लिए फ्री में सुविधा। ऐसे ही हर एक क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध करो। यानी अगर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ी है तो जनता को दी जाने वाली सुविधाएं भी उसी क्रम में बढ़ाई गई हैं। टेक्नीशियन हो या फिर कनिष्क सहायक, ये किसी भी संस्थान की एक बैकबोन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। आप अगर अपनी कार्य पद्धति को ठीक करेंगे, बहुत सारे लोगों को सहायता मिलती है। कनिष्क सहायक क्लेरिकल काम उसका होगा, लेकिन अगर वह अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से फाइल में तीव्रता ला दे, त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ करेगा, तो कहीं कोई समस्या नहीं आ सकती। अनावश्यक रूप से किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा, ना पेशेंट परेशान होगा, ना इम्पैनल्ड हॉस्पिटल, ना कोई अन्य कर्मचारी या कोई डॉक्टर, कोई भी परेशान नहीं होगा। ऐसे ही टेक्नीशियन समय पे अपने सारे कार्यों को करें और अपने कौशलता का परिचय न केवल एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करने में करें, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखें कि अब जो नए उस पर आप देखते होंगे, नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी इस प्रकार के मशीनें आई हैं, उनके जो वायर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो इस्तेमाल किया जाता है
उसको कैसे फोल्ड करना है, कैसे सुरक्षित रखना है, अगर आपने उसमें थोड़ी भी लापरवाही की तो फिर वो एक्सरे बंद हो जाएगा और वे मशीनें काम करनी बंद कर देंगे। हमें उस समय देखना होगा, उसके बारे में पहले से ट्रेनिंग लेनी होगी, पहले से अपनी तैयारी करनी होगी। आज भी आप देख रहे होंगे कि यहां पे एक साथ 1112 तो कनिष्क सहायक और 22 टेक्नीशियन एक साथ नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या है। ये बड़ी संख्या इस बात को बताती है कि सरकार की इच्छा शक्ति है कि हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अच्छे लोग दें। चयन की प्रक्रिया इसीलिए संपन्न हुई। आपने देखा होगा चयन की प्रक्रिया आपकी 2 स्तरीय थी। पहले आपने पीईटी पास किया होगा, पीईटी पास करने के बाद फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आपकी चयन की प्रक्रिया को संपन्न किया। यानी कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई व्यक्ति इधर उधर से सिफारिश कर सके, कहीं भी वो कर सकें। आपने देखा होगा अभी कल ही पीईटी की परीक्षाएं संपन्न हुई, 25 लाख लोग उसमें एप्लीकेंट हुए। सरकार उन सबको कहीं ना कहीं समायोजित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में, कोई सरकारी क्षेत्र में जा रहा है, कोई निजी क्षेत्र में जा रहा है, कोई स्वयं का उद्यम स्थापित कर रहा है, कोई एमएसएमई सेक्टर में जाएगा। कार्य की कमी नहीं, कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उस होने के अभ्यास को ही सरकार आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रही है। आज हम लोगों ने इस दिशा में जो कार्य प्रारंभ किए, आज उसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक तरफ सरकार ने सुविधा उपलब्ध करवाई तो दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज बढ़े तो मेडिकल कॉलेज में छात्रों की संख्या भी उसी रूप में बढ़ाई गई। यानी पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एमबीबीएस सीट्स 2017 के पहले 5390 थी, आज ये बढ़कर के हो गई 11850, यानी दोगुने से भी अधिक हो चुकी है। पीजी की सीट्स थी 1344, आज ये बढ़कर के हो गई है 4028। सुपर स्पेशलिटी की जो सीट्स थी वह 120 से बढ़कर के अब 305 हो गई। ये सभी संपन्न करने के साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं उसमें भी 1234 हमने मेडिकल के शिक्षकों की तैनाती वहां पर अतिरिक्त की है। जितनी भी भर्ती की प्रक्रिया हो रही है लगातार हर योग्य व्यक्ति को उसमें समाहित करने और उनको आगे बढ़ाने में भी सरकार तेजी के साथ कार्य कर रही है। परिणाम क्या है? बहुत बार होता क्या है, स्वाभाविक रूप से पहले सुविधा नहीं मिलती थी तो लोग जाते भी नहीं थे। आज जा रहे हैं तो लोगों को बहुत बार होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई जिनके पास कोई काम धंधा नहीं तो कम से कम उसके पास माँ बाप ने एक स्मार्टफोन दे रखा तो दिन भर उसी स्मार्टफोन से कुछ ना कुछ नकारात्मक ही देखता है। अगर वो थोड़ा पॉजिटिव होता ना वो भी कहीं आपकी तरह नौकरी पाया होता, लेकिन वो दिन भर कोई ना कोई जो नकारात्मकता होती तो कहीं का फोटो कहीं पे, कहीं का फोटो कहीं पे लगा करके फिर वो हमेशा कुछ ना कुछ नकारात्मक भरेगा। और उसका परिणाम क्या होता है कि वह आपकी छवि को खराब करने का प्रयास करेगा, विभाग की छवि को खराब करने का प्रयास करेगा, शासन की छवि को खराब करने का प्रयास करेगा। हमें उससे सतर्क रहना होगा। अगर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो बिना भय के जो बेहतर हो सकता है वह करने की हमें स्थिति पैदा करनी चाहिए। और मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है, परिणाम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। परिणाम यहां पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो प्रदेश के अंदर इस सीजन में भय और दहशत का कारण बनती थी, आज भय और दहशत का कारण नहीं है। भय और दहशत का कारण नहीं, क्योंकि बीमारी समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह उसको कंट्रोल कर दिया गया है।
यही सीजन होते थे। इंसेफ्लाइटिस से, मलेरिया से, डेंगू से, कालाजार से, चिकनगुनिया से पूरा जनपद भरा पड़ा रहता था। लोग मरते थे, बड़े पैमाने पर मरते थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज पूरी तरह नियंत्रण में, बीमारी पूरी तरह नियंत्रण में। ये चीजें दिखती है कि जब सरकार के द्वारा अच्छे कदम बढ़ाए जाते हैं तो परिणाम आने में समय नहीं लगता है, और ये परिणाम बताते हैं कि कुछ अच्छा किया गया है। उस अच्छे को और अच्छा करने की दिशा में ये नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। कोई सिफारिश आपको नहीं करनी पड़ी, कोई लेन देन कहीं से नहीं करना पड़ा। तो सरकार भी आपसे अपेक्षा रखती है कि बिना किसी सिफारिश के सामने जो भी आया उसको मान करके चलिए कि वह ईश्वर की एक प्रतिकृति है। वह आपके सामने आया है, भले ही गरीब दिखता होगा, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। उसको हम पूरी सेवा दें, बेहतर से बेहतर सेवा दें। किसी भी स्तर पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ये आप करके दिखाते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। हर नागरिक अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा, याद करना, भारत को विकसित भारत बनने में, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है, और उसके लिए आप सबको मिलकर के कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के अवसर पर आपको, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। आपके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को नियुक्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा उतावले हो रहे थे कि हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। हमने कहा वेरिफिकेशन होने दीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन का परिणाम क्या होता है कि फिर एक ही व्यक्ति 8-8 जगह से वेतन आहरित नहीं कर सकता। बदनामी तो आप ही लोगों की होती है फिर। इसलिए उस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को संपन्न करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन हेतु। आपके द्वारा उद्बोधित एक एक शब्द सदैव हमें आगे बढ़ने और लोक कल्याण से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। और कार्यक्रम के अंत में मैं प्रमुख सचिव महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी से अनुरोध करूंगी, कृपया धन्यवाद ज्ञापित करें। लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। लाइव न्यूज में फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर घर में एसी फटने से आग लग गई। पति पत्नी और बेटी की मौत होने की बात सामने आई है। हादसे में बेटे की हालत गंभीर बताई जाती है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में हुआ हादसा, दूसरी मंजिल पर रहता था परिवार। बड़ी जानकारी आपको बता दें, एसी फटने से बड़ा हादसा होने की बात सामने आई है। हादसे में बेटे की हालत गंभीर बताई जाती है। बाद से खबर, घर में एसी फटने से लगी आग। पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई, बेटा गंभीर रूप से बीमार। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में हुआ हादसा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
दूसरी मंजिल पर रहता था परिवार। अहम जानकारी आपको हम बता दें। पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। बेटा गंभीर स्थिति में अस्पताल में। हादसे में बेटे की हालत गंभीर बताई जाती है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में हुआ हादसा। हादसे में बेटे की हालत गंभीर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में हुआ हादसा, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दूसरी मंजिल पर रहता था परिवार। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीतापुर से बड़ी जानकारी। कार सवार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में स्कूली बच्चे की मौत हो गई है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। कमलापुर क्षेत्र के मुजफ्फरपुर पुल के पास की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीतापुर से बड़ी जानकारी सामने आई है। अहम खबर आपको हम सीतापुर से बता रहे हैं। कार चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक बच्चे की जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कमलापुर क्षेत्र के मुजफ्फरपुर पुल के पास क्या ये पूरा हादसा सामने आया। बड़ी जानकारी आपको बता दें। बाइक से भिड़ी कार, स्कूली बच्चे की मौत हो गई है। सीतापुर से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्कूल छोड़ने जा रहे पिता व मृतक की बहन घायल बताई जाती है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में स्कूली बच्चे की मौत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ से खबर है, जहां पर पेट की परीक्षा देते पकड़े गए मुन्ना भाई का मामला। मुन्ना भाई ने 2 जिलों में दी परीक्षा। मेरठ में परीक्षार्थी सुनील कुमार के नाम से परीक्षा दी। हापुड़ में सुनील कुमार प्रजापति के नाम से परीक्षा दी। परीक्षा के प्रवेश पत्र में नाम, जन्मतिथि है अलग अलग। एक ही परीक्षा के 2 प्रवेश पत्र जारी। जांच शुरू। 2 अलग अलग आधार से जारी कराया प्रवेश पत्र। एडीएम एसडीएम ने परीक्षा केंद्र पहुंच छात्र को पकड़ा था। सहारनपुर का रहने वाला है सुनील कुमार प्रजापति। हापुड़ नगर कोतवाली के जीपीएस स्कूल से पकड़ा गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा के प्रवेश पत्र में नाम और जन्मतिथि अलग अलग हैं। अलग अलग आधार से जारी कराए प्रवेश पत्र। एक ही परीक्षा के 2 प्रवेश पत्र जारी, जिसके बाद जांच शुरू। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो अलग अलग आधार से जारी कराए प्रवेश पत्र।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा दी थी वो सुनील कुमार प्रजापति के नाम से, सन ऑफ विजयपाल प्रजापति, और जो इसमें उन्होंने आज डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो 12/8/96 लिखी है। और जो कल ये मेरठ में अपीयर हुए थे उसमें उन्होंने अपना नाम सुनील कुमार सन ऑफ विजयपाल और जो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो 2/9/1987 लिखी है। तो इस प्रकार ई की परीक्षा में 2 बार बैठने के लिए अनुमति नहीं है, और ये जो इनका कृत्य है ये अनुचित साधन की श्रेणी में आता है, जिसके लिए जांच करके नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है पीलीभीत से, जहां कछुए की हत्या करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर वन विभाग ने कार्रवाई की और पकड़े गए आरोपी इस्तेमाल करते थे कछुए का मांस। कछुआ मारने में रमेश व वीरू गिरफ्तार हुए हैं। थाना सहरामऊ के जगतपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वीडियो के आधार पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपी इस्तेमाल करते थे कछुए का मांस। थाना सहरामऊ के जगतपुर गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीलीभीत से खबर, कछुए की हत्या करने का वीडियो वायरल हुआ है। प्रयागराज से खबर है। दुष्कर्म पीड़िता ने की जान देने की कोशिश। दुपट्टे से पेड़ से फंदा लगाकर फांसी पर लटकी। मौके पर पहुंचे कन्या युवक ने बचाई जान। 3 साल तक पीड़िता का युवक ने किया था शारीरिक शोषण। बाद में शादी से इनकार कर पीड़िता ने उठाया कदम। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गंगापार के थरवई गांव का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 3 साल तक पीड़िता का युवक ने किया था शारीरिक शोषण, जिसके बाद शादी से इनकार करने के चलते पीड़िता की ओर से कदम उठाया गया। जनों के साथ आकर एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि 3 वर्ष से एक लड़का जिसका नाम सुरेंद्र यादव निवासी बहरिया है के साथ उसका संबंध था तथा उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ उत्पीड़न किया। वह अब शादी से इनकार कर रहा है। इस तहरीर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में
थाना थरवई पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है तथा जेल भेजा जा रहा है। सहारनपुर से खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आपको बता दें कि सहारनपुर का दौरा है। सीएम बाढ़ राहत पैकेज को दिखाएंगे हरी झंडी। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए रवाना करेंगे राहत सामग्री। बाढ़ प्रभावितों के लिए भेजी जाएगी राहत सामग्री। अंबाला रोड स्थित सरोवर पोर्टिको में कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासनिक अमला। भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए भेजी जाएगी राहत सामग्री, अहम खबर आपको हम बता दें। अंबाला रोड स्थित सरोवर पोर्टिको में कार्यक्रम की बात सामने आई है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासनिक अमला, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे। सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा आज। खबर है अमरोहा से, जहां पर हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में गांव भीमा ठीकुरी निवासी 30 वर्षीय राजेंद्र पुत्र चरण सिंह अपने साढ़ू श्याम पुत्र चरण सिंह और दोस्त भुवनेश पुत्र सूरज निवासी ग्राम झुरेरी थाना हसनपुर के साथ रविवार को शाम गंगा नदी पर ग्राम धौरिया एतमाली के सामने मछली पकड़ने गए थे। मछली का शिकार करते समय अचानक राजेंद्र पुत्र चरण सिंह नदी के गहरे पानी में डूब गया। हादसा होते ही मौजूद लोगों ने शोर सुना और आसपास के लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस मृतक के साढ़ू श्याम सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मौके पर पहुंचे परिजनों का अनहोनी की आशंका से रो रो कर बुरा हाल है। परिजन इकलौते कमाऊ बेटे के डूबने को लेकर अपनी किस्मत को कोसते रहे। ये गंगा में जो डूबे कौन है? मेरे चाचा। क्या करना आए थे यहाँ पे? ये यहाँ पे 3 जने नहाने आए थे। हाँ। तो जिसमें से ये तीनों परिवार से लेके 2 पे तैर नहाता था, ये इन पे नहाता था। हाँ। तो ये नहाना आए थे। और कौन थे इनके साथ? एक इनके साड़ू थे। उनका क्या नाम है? इनके साड़ू का यार। एक इनके साथ हुआ था। तो कहाँ के रहने वाले हैं डूबे? ये भीमा ठीक नहीं। तो अभी मिले नहीं? आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली बड़ी खबर आपको मुजफ्फरनगर से बताते हैं, जहां पर खालापार थाना क्षेत्र स्थित किदवई नगर मोहल्ले में एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग की आशंका में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। वारदात को अंजाम देने के बाद कानून के लंबे हाथ होने के भय से गिरफ्तारी तय मानकर आरोपी थाने पहुंच गया। पुलिस ने अपना जुल्म कबूल करते हुए बेटी की हत्या की दास्तान खुद सुनाई। पुलिस के मुताबिक हत्यारे पिता ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी आरजू का रिश्ता देववन में तय कर दिया था। इसके बावजूद वो निकाह के लिए हामी नहीं भर रही थी, जिससे बेटी का किसी से प्रेम प्रसंग होने की आशंका उसे घर करने लगी और आखिरकार बेटी की सोते समय गला दबाकर हत्या करने के अपने फैसले पर उसने अमल किया। आरोपी के कबूलनामे पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, जबकि मृतक आरजू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। खालापार जनपद मुजफ्फरनगर के किदवई नगर चौकी क्षेत्र में आज एक पिता ने अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस व्यक्ति ने स्वयं
पुलिस थाने खालापार में आके इस घटना की सूचना दी और जिम्मेदारी ली। उसने अपना जुर्म कबूला। पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जा चुका है, इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्यवाही कानूनी करी जाएगी। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। 17 वर्षीय विकास पटेल की हत्या। मुल्लापुर से लापता कुएं में मिला शव। 8 घंटे में पुलिस ने किया शव बरामद। मकरी गांव की लड़की से विवाद था। 2 संदिग्ध हिरासत में, जांच जारी। डेकोरेशन का काम करता था विकास। देहात कोतवाली क्षेत्र में फैली सनसनी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुल्लापुर से लापता थे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रतापगढ़ से प्रेम प्रसंग के चलते अपहरण के बाद हत्या। मोहाली से खबर है, जहां सीएम नायाब सिंह सैनी पहुंचे फोर्टिस अस्पताल। भगवंत मान से मुलाकात की, जानकारी ली है। मुख्यमंत्री मान की तबीयत में सुधार। हरियाणा सीएम ने की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भगवंत मान से मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली है। अहम खबर आपको हम बता दें। भगवंत मान से मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। हरियाणा सीएम ने की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मोहाली से खबर, सीएम नायाब सिंह सैनी पहुंचे फोर्टिस अस्पताल। भगवंत मान से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मान की तबीयत में सुधार होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। हरियाणा सीएम ने की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगले बड़ी जानकारी का रुख करते हैं बरेली से, जहां 3 बदमाश जिला बदर, अहम खबर आपको बता रहे हैं, और 4 हुए पाबंद। डीएम अविनाश ने जारी किए थे निर्देश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डीएम अविनाश सिंह ने जारी किए थे निर्देश। एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह ने आदेश किया जारी। अरविंद, जसवंत, लईक व जसवीर हुए पाबंद। सत्यम, राजवीर व धर्मपाल किए गए जिला बदर। आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने सीमा पार पहुंचाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में पहली बार हमारे सूबे की कमान संभाली थी, तो उनका एक स्पष्ट मंतव्य था, एक स्पष्ट सोच थी कि कानून और शांति व्यवस्था के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। और उसी की नीति पे चलते हुए आज पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसे कह सकते हैं कि कोई किसी भी जगह पर किसी भी में आराम से आ जा सकता है, चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे उद्यमी भाई हो, वो बाहर से भी आकर यहाँ पर अपने उद्योग धंधे आदि को लगा सकते हैं। और इसी वजह से हम लोग भी बराबर इस बात पे नज़र रखते हैं कि कोई भी हमारी मातृशक्ति या किसी अन्य के साथ अभद्र व्यवहार ना करने। प्रतापगढ़ में 2 जघन्य अपराध को लेकर पुलिस अलर्ट है। दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों पर इनाम घोषित। 3 दुष्कर्म आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। प्रेम प्रसंग बना हत्या की वजह। 4 आरोपी फरार। एसपी ने गठित की टीमें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गिरफ्तारी के प्रयास तेज, दोषियों को नहीं मिलेगी राहत। पुलिस की ओर से साफ तौर पर यह अहम बातें सामने आई हैं। प्रतापगढ़ में बड़ी सख्ती होगी, बड़ी कार्रवाई। बड़ी जानकारी प्रतापगढ़ से आपको हम बता रहे हैं। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा। अपराध के संबंध में पुलिस के द्वारा छानबीन की गई और उसमें अभी तक 3 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनका नाम अमन तिवारी, विकास पटेल व वीरेंद्र यादव है। इन तीनों पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसमें से वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। शीघ्र ही बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी।
देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के संग की आपदा बैठक, राहत और बचाव कार्यों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। विकास योजनाओं की प्रगति पर भी हुई चर्चा। आपदा प्रबंधन को लेकर जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। विकास योजनाओं की प्रगति पर भी हुई चर्चा, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। फरीदाबाद में आग से फैला धुआं, 3 की दम घुटने से मौत हो गई है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एक ही परिवार पर टूटा कहर, पति पत्नी और बेटी की मौत, बेटा अस्पताल में भर्ती। रात 3 बजे हुआ हादसा, पूरे इलाके में मातम। फर्स्ट फ्लोर की आग ने सेकेंड फ्लोर तक धुआं पहुंचाया। तीनों शव सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाए गए। ग्रीनफील्ड चौकी ने शुरू की जांच, कारणों की पड़ताल जारी। एसी में शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका, पुलिस अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।